हाँ जी, started with मैम ये अलाउड टू रिकॉर्ड मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। This तो already done. Yes, this paper is to be started today. So let us start. हाँ जी बेटे, first question is flow of goods and 4 children are there. You all are requested to tell the answers. ठीक है, ये नहीं कि मैं ही बोल दूं क्वेश्चन और मैं ही आंसर करूं. You are requested to tell answers one by one. So first one is flow of goods and services and factors of production across different sectors in a barter economy is known as options are circular flow, real flow, monetary flow या capital flow. रियल फ्लो। Yes, real flow. yes, very right. रियल फ्लो आएगा क्योंकि रियल फ्लो में गुड्स सर्विसेज का और बदले में फैक्टर सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है. वेरी राइट. ओके, सेकंड, इसी का और ऑप्शन और करके विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेकंड कॉर्पोरेशन टैक्स, थर्ड सब्सिडीज, फोर्थ नन ऑफ दीज. हाँ जी, बताइए ध्यान से सोच के. अच्छा चलो, इसका मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, ध्यान से सुनना है आपने. जब हम नेशनल इनकम वर्ड आया ना, तो नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जब आता है तो फैक्टर कॉस्ट का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं. कोई भी मार्केट प्राइस पे जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस होगा तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं. फिर आप देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. ठीक है, जब व्हेन वी ओपन दैट ब्रैकेट तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं माइनस, और माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस माइनस सब्सिडी प्लस हो जाती है. ठीक है, तो मतलब क्या निकला इस पूरी बात का कि भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो जब हम नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं माइनस और सब्सिडी हो जाती है ऐड. ठीक, अब आप देखो जरा, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी चीज फिर अफेक्ट करती है. जिसको हम ऐड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो अफेक्ट कर रही है. तो किसको ऐड करते हैं इन तीनों चारों में से? सब्सिडीज को ऐड करते हैं. तो सब्सिडीज इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पीछे आंसर की में भी गलत लिखा हुआ है, तो आपने आंसर की को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि भाई प्रिंट कर दिया तो वही ठीक है. आप ध्यान से आपने लॉजिकली सोचना है कि क्या बात बन रही है. तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन, ऑल्दो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स बट है तो ये टैक्स ही है, टैक्स एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है. तो बट यहाँ पे ऑप्शंस में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, दैट इज सब्सिडी. ठीक, अच्छा, कई बार क्या होता है बेटे, एक आपने और चीज याद रखनी है, खास करके इन केस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, कई बार कोई भी ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं होता है. मतलब अगर बहुत लॉजिकली सोचे माइन्यूटली तो एनी ऑप्शन इज नॉट 100% राइट ऑप्शन. फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए? चारों अवेलेबल आंसर्स में से हमें देखना है कि और बेस्ट पॉसिबल कौन सा है इनमें से. 100% नहीं भी है तो भी बेस्ट पॉसिबल कौन सा है, फिर वो लेना चाहिए. उस तरीके से करना चाहिए. मतलब कई बार जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप और माइन्यूटली सोचो तो फिर इन दैट केस तो कॉर्पोरेशन टैक्स एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो भी तो आ ही रहा है ना नेशनल इनकम में. वो मतलब माइनस तो नहीं हो रहा है, वो भी ऐड हो रहा है और सब्सिडी भी ऐड हो रही है. तो इसका मतलब हम कोई भी बता नहीं सकते हैं क्लियरली. तो फिर भी जब नहीं भी क्लियरली बता सकते तो जो थोड़ा सा बेटर है उसको हम ले सकते हैं. ठीक है, बट डोंट वरी, सैम्पल पेपर्स में इस तरह के बना देते हैं क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने को, बट फाइनल पेपर में आपको इस तरह से नहीं आता जो जिसके कई मीनिंग निकलते हो. ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी. ठीक है, तो नो नीड टू वरी. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी. हाँ जी, क्या आएगा? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. वेरी राइट, ए ऑप्शन आएगा, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी इज. आगे हमने खुद ब्लैंक फिल करना है. नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी. हाँ जी, बताइए.
चलो इसका मैं बता देती हूँ। नैरो एंड ब्रॉड मनी के बीच का डिफरेंस है सिर्फ हमारा जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, ठीक है। ब्रॉड मनी होता है जिसको हम निकाल सकते हैं, नैरो मनी जिसको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें कंजम्पशन करनी पड़ती है, थोड़ा सा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कंज्यूम होता है, तो वो फिर वही हो जाता है एफडी, उसको अपना ब्रेक करवाने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, उसको विथड्रॉ करने के लिए, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं निकलती है वो, क्योंकि जब हम उसको ख़त्म ही कर देंगे फिर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फिर उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों का जो मेन डिफरेंस है दैट इज टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, तीनों में से एनी वर्ड कैन बी रिटन। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से रीड करना है। अब जब मैंने भी पहले रीड किया था तो आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, मैंने बस ऐसे ही पढ़ा फ्रॉम द फॉलोइंग सेट कॉलम 1 एंड 2 है, तो नॉर्मली एनीबडी फेल्स कि मैचिंग इज टू बी डन, ठीक है, बट यहाँ पे मैचिंग नहीं करनी है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब फोर ऑप्शंस आर गिवन, इसमें से 3 रॉन्ग होंगे, 3 पेयर्स कोई रॉन्ग होंगे, मतलब फर्स्ट के सामने फर्स्ट, सेकंड के सामने सेकंड, ऐसे पेयर, तो 3 पेयर रॉन्ग है, कोई एक पेयर ठीक है इसमें से, वो करेक्ट वन इज टू बी चोजन। अब पढ़िए जरा ध्यान से, तो फर्स्ट पेयर क्या बनता है, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू जापान, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे, तो ठीक है एक्सपोर्ट का आ जाएगा। ओके, आप भी बोलिए जरा, चेक करिए जरा। मैम ये डेबिट साइड पे नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से थर्ड वाला ऑप्शन बनता है रिमिटेंसेस, बट व्हाट आर यस मैम। रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस टू रिलेटिव्स स्टेइंग अब्रॉड, ये आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ये तीनों में चारों में से बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है, रिमिटेंसेस टू रिलेटिव्स स्टेइंग अब्रॉड डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। चारों में से मैम आपने देखा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट में नहीं आते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट में तो आते ही हैं, वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू जापान, तो सॉफ्टवेयर आ जाएगा हमारा गुड्स में ही आ जाता है ना वो भी, तो फिर उस नहीं, पर ध्यान से देखो वो क्रेडिट साइड ऑफ आगे क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब फर्स्ट वाला पेयर रॉन्ग है। क्रेडिट साइड ऑफ अगर करंट अकाउंट होता फिर तो ठीक था, तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग, फर्स्ट पेयर रॉन्ग है। दूसरा देखिए जरा, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम शिमला, आगे लिखा है करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, तो शिमला कोई दूसरा कंट्री नहीं है, बीओपी में वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेडेड होती हैं, तो शिमला तो अपने ही कंट्री में है, तो उसको बीओपी अकाउंट में तो दिखाना ही नहीं है, वो तो अपनी ही कंट्री का है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, वो भी गलत है। फिर जो लास्ट वन है, इन्वेस्टमेंट बाय एमआई टीवी कंपनी इन इंडिया, तो ये डेबिट साइड नहीं होना चाहिए था, फिर ये क्रेडिट साइड होना चाहिए था कि मनी इज कमिंग, है ना। तो फिर लास्ट बच गया हमारे पास रेमिटेंसेस टू रिलेटिव्स, कि पैसे जा रहे हैं अपने कंट्री से अब्रॉड, तो ठीक है डेबिट साइड आउटफ्लो हो रहा है। जो रेमिटेंसीज हैं वो होती हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड है, तो फिर थर्ड वाला ही बनता है, सी ऑप्शन ही बनता है। इज इट ओके, क्लियर हो गया बेटे सबको? यस मैम। ठीक है, तीनों चारों का आप रीजन देखो, तो ध्यान से देखना है, शिमला लिखा हो या कोई भी अपने कंट्री के किसी और भी सिटी का नाम लिखा हो तो विद इन कंट्री वो बीओपी में नहीं होता है, बीओपी में सिर्फ फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं। चलिए नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। एक मिनट, हाँ जी, ये मैंने दोनों पेजेस आपके क्लास ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Budget shows monetary policy of the government. Is it right or wrong? Budget ट्रू। shows monetary policy of government. बताइए ट्रू है या फॉल्स है? चार ही बच्चे हैं, चारों को देखूं, हरलीन को, और वीडियो ऑन करो भाई, दिव्यांशी आप भी वीडियो ऑन करो, नमन, मौली, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन ऑल ऑफ यू बेटे। ब्लैक स्क्रीन को मैं देख के क्या पूछूं किसी को, है? हाँ अब ठीक है, ओनली दिव्यांशी है स्टार्टेड। हाँ जी दिव्यांशी जी बताइए, बजट शोज मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रू। ट्रू? -1 मार्क हो गया आपका, मॉनिटरी पॉलिसी तो होती वैसे फिजिकल होना चाहिए था।
हाँ, फिजिकल होना चाहिए था। यस यस, ये लाइन गलत है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर फिजिकल होता फिर तो ठीक था। अब आपने याद रखना है, बजट पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, और मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट ऑफ गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की, तो गवर्नमेंट की नहीं होती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब, और बजट कौन बनाता है? बजट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक। जहाँ वैसे तो बजट कोई भी बना सकता है, बट जब हमें प्रॉपरली ऐसे टर्म दिया हुआ है बजट, तो ऑब्वियसली सिलेबस में हमारे गवर्नमेंट बजट की ही बात हो रही है। तो ये लाइन गलत है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। डैश इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। डैश इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। बीओपी। यस, वेरी राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेपर में बीओपी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, पूरे वर्ड्स में लिख के ब्रैकेट में बीओपी कर देना। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस, ठीक है। उसके बाद है भाई हमारा क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप मुझे बता दीजिए, कैन यू रीड दिस पैरा क्विकली? पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी? मैं रीड कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना रह ही जाता है, फिर क्वेश्चन आप बाद में पढ़ते नहीं है। मैं बोल देती हूँ जल्दी, इन द मीन टाइम यू चेक फ्रॉम योर स्क्रीन। So the para starts like this. The center has informed the Supreme Court that lenders have been directed to credit in the accounts of eligible borrowers by November 5 the difference between compound interest and the simple interest collected on loans of up to 2 crores rupees during RBI's loan moratorium scheme. लोन मोरेटेरियम होता है लोन को माफ करने वाली जो स्कीम है. This Ministry of Finance has said that after crediting this amount, the lending institutions would claim reimbursement from the central government. रीइंबर्समेंट का मतलब कि उनको जो नुकसान हो रहा है कि बैंकों को अपना पैसा नहीं मिला क्योंकि माफ कर दिया, तो वो पैसे गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी. सो इन एन एफिडेविट फाइल्ड इन द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, the government has said that the ministry has issued a scheme as per which lending institutions would credit this amount in the accounts of borrowers for the 6-month loan moratorium period, which was announced following the COVID-19 pandemic situation. Under the scheme, all lending institutions shall credit the difference between compound interest and simple interest in the respective accounts of eligible borrowers for the period between March 1, 2020 to August 31, 2020. Affidavit said it had accounts of, it said, आगे affidavit में क्या कहा गया है वो दिया है. Central government has directed that all lending institutions described in clause 3 thereof shall give effect to the scheme and credit the amount calculated as per the scheme in the respective accounts of borrowers by November 5. The affidavit was filed in the top court, which is hearing a batch of pleas which have raised, प्लीज यहाँ एस के बाद ई नहीं होना चाहिए था, प्लीज होती है रिक्वेस्ट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, पिटिशंस बोल सकते हैं. रेज्ड इश्यूज इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कंसर्निंग द लोन मोरेटेरियम पीरियड. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पैरा दिया है, एक बार में जल्दी से समझ नहीं आता. ऐसा कोई पैरा हो तो उसको 2 बार आपने पढ़ना है ध्यान से. फिर भी हम एक बार की रीडिंग से जो हमें समझ में आ रहा है तो वो देख लेते हैं. 7th क्वेश्चन, हु कैन फाइल द एफिडेविट? रीड करिए जरा, एफिडेविट कौन फाइल कर सकता है? ध्यान से पढ़िए. अगर टाइम लग रहा है, आरबीआई. यस, लेट मी चेक फ्रॉम द आंसर की. यहाँ पर दिया हुआ है 7th क्वेश्चन है, ये बी दिया हुआ है एपेक्स कोर्ट. एक बार चेक कर लीजिए जरा. एफिडेविट लिखा हुआ है फाइल्ड इन द एपेक्स कोर्ट है. हाँ, और आगे लिखा है द गवर्नमेंट हैज सेड, तो फिर इसका मतलब तो गवर्नमेंट होना चाहिए था. चलो ऐसे करते हैं, मैं भी जल्दी में पढ़ा है, कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं. एक बार आप फिर से पढ़ लेना, ठीक है. एक बार फिर से पढ़ लेना, फिर देख लेते हैं, जो समझ आ रहा है वो देख लेते हैं, डोंट वरी. क्योंकि यहाँ मुझे भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक बार में मैं गलत नहीं बताना चाहती. आंसर की में यहाँ एपेक्स कोर्ट लिखा है, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस आंसर की. ये रॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर यहाँ गलत दिए हुए हैं. नथिंग टू वरी, दोबारा पढ़ लेंगे. 8th क्वेश्चन है, द नेम ऑफ लोन स्कीम इज, हाँ जी, क्या नाम है लोन स्कीम का? ये जो मोरेटेरियम वाला वर्ड आया था, यस, लोन मोरेटेरियम स्कीम. ये यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है,
थर्ड लाइन में देखो, RBI's लोन मोरेटोरियम स्कीम, पैराग्राफ की थर्ड लाइन में दिया हुआ है मिड में, ठीक है। तो स्कीम का नाम है लोन मोरेटोरियम स्कीम। चलो इसका तो क्लियरली पता चल रहा है। ओके, 9th क्वेश्चन, lending institutions can credit amount in the accounts of borrowers for कितने मंथ से? 6 months. 6 months, मार्च से काउंट कर ले, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 months, ये करेक्ट आंसर है, 6 months। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडर डैश 3/6 clause of all lending institution shall credit the difference between so and so, ये क्लॉज का पूछा हुआ है। क्लॉज वाला देखो कहाँ पे है, 3. क्लॉज 3 है ये, यस, एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 3 ऑफ द स्कीम, ठीक है, 3। तो 10th क्वेश्चन का आंसर है 3। तो अब हमारा बच गया 7th क्वेश्चन का भी नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं फिर से पढ़ूंगी, आप भी फिर से पढ़िएगा, फिर जो करेक्ट होगा फिर हम कल बता देंगे उसको, नहीं तो मैं क्लास ग्रुप में भी आई विल सेंड, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का है। इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, गिव वैलिड रीजन। ये हमारा 11th में भी था ये क्वेश्चन, 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली साइड पे भी है, ये फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो वाले में। हाँ जी, आर दे इंटरडिपेंडेंट और नॉट, पहले तो ये बताइए। यस, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अब वो कैसे है इंटरडिपेंडेंट, इसमें आप देखो, इंटरडिपेंडेंट ऐसे है कि फर्क कुछ नहीं है दोनों में, बेसिकली फर्क कहाँ पर है, द लेवल ऑफ एग्रीगेशन, वहां पर फर्क है। व्हेन वी से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। मान लो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, कोई भी एक आदमी है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, कुछ भी है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं एग्रीगेशन, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, सबकी इकट्ठी स्टडी। तो सबकी इकट्ठी स्टडी का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी की डिमांड, आपकी या मेरी डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बन गया। जब हम ऐसे एक एक पर्सन की डिमांड को ऐड करते जाते हैं तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स, सब चीजों की। जबकि माइक्रो में क्या देते हैं, एक चीज की डिमांड, तो डिमांड फॉर ऑल गुड्स मेड बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। तो माइक्रो में क्या देते हैं, डिमांड फॉर वन गुड बाय मेड बाय वन कंज्यूमर इन द गिवन मार्केट, मतलब एक मार्केट में। तो इसका मतलब सिर्फ हमारा जो स्केल ऑफ एग्रीगेशन है, ऐड करने का जो लेवल है, वो बढ़ता जाता है। जब हम कह देते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब उसमें आने वाले सारे कंज्यूमर, उसमें आने वाली सारी चीजें, उसमें आने वाले सारे प्रोड्यूसर, सारे सप्लायर, सबको सब वर्ड के साथ ऑल बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे इंटरडिपेंडेंट है, इस हिसाब से लेवल ऑफ एग्रीगेशन। सेकंड, हम ये भी बना सकते हैं कि भी जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि एक पर्सन कोई भी किसी चीज की डिमांड करता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट कहाँ पर किन लोगों ने बनाया, विच फैक्टर्स हैव प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट। That means that we don't know, as an individual consumer standing in the shop, we are not concerned, we don't know कि who has put their efforts to make that product, हमें पता नहीं लगता है। बट अगर ध्यान से सोचे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक बन जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा आ जाता है कि भी पता नहीं कितने लोगों ने कितने मशीन यूज किया होगा, कहाँ पर किस फैक्ट्री में बना होगा, कौन कौन से लोग उसके मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, कोई एक आदमी नहीं बना सकता है ना। तो हम सिर्फ पैसे देने के बाद ये सोचे कि ये चीज मेरी है, विदाउट पेइंग अटेंशन कि इसको बनाने पे और बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगा होगा। इसका मतलब कि हम सारे, चाहे हम माइक्रो के पार्ट हैं, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली मैक्रो में जो सारी चीजें हम जिनकी भी बात करते हैं, ऑल गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर, ऑल सेलर, ऑल बायर, वो सारे क्या हैं, वो सारे एक एक पर्सन को ऐड करके ही बनते हैं। तो इन दैट मैनर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो कोई किसी को हम अलग नहीं कर सकते हैं भाई, माइक्रो और मैक्रो जो है दे आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड कॉन्सेप्ट्स, दे आर डिपेंडिंग कॉन्सेप्ट्स। डिपेंडिंग कह लो या इंटरडिपेंडेंस कह लो, ठीक है। ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया मॉडल आंसर में, भाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर, एज इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ मार्केट डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर, यही जो मैंने डिमांड का दिया, involves the aggregation of individual demand schedules. Similarly, government's budget comes under macroeconomics.
but its components revenue and expenditure they come under microeconomics also, है ना, कि कितना जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो जैसे उसका देखो जो टैक्स रेवेन्यू इम्पोज करते हैं, तो टैक्स की इम्पोजिशन का असर इंडिविजुअल पर्सन्स के ऊपर पड़ता है, हम सबके ऊपर इंडिविजुअली पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो एक्सपेंडिचर करती है उसका हमें कितना बेनिफिट है, ऑल्दो ये पब्लिकली होता है, बट फिर भी उस एक्सपेंडिचर को करने के करके हमें अपने पर्सनल काम में बहुत सारा एडवांटेज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मान लो ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दिया या कोई और फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मान लो शुरू किया, ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से हम अपना पर्सनल काम जल्दी कर पाते हैं, अपना टाइम बचा लेते हैं, अपने काम को इफेक्टिवली और शॉर्ट पीरियड में करके प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो इसका मतलब वो हमें इंडिविजुअली भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर दे हैव गिवन दीज टू एग्जांपल। आपको कोई और एग्जांपल ख्याल में आए जिसमें दोनों को आप को रिलेट कर सको उनकी इंटरडिपेंडेंस, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं ये एग्जाम्पल लिखने हैं, बट जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला वो अच्छे एग्जांपल है, यू कैन मेंशन, ठीक है। तो मतलब एनी 3 पॉइंट्स कैन बी मेड। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, गिविंग रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है जी इसमें हमने। फर्स्ट है, ए पार्ट है, एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स ओवर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स on account of autonomous transactions equals to deficit in the BOP। लाइन थोड़ी लंबी सी बना देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना आपने। पहले ही देखो फर्स्ट वर्ड्स देखिए जरा, फॉल्स। ये फॉल्स है। जब पहले उन्होंने दे दिया एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स है ना, तो इसका मतलब इनकम तो ज्यादा हो रही है, तो फिर डिफिसिट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे के जो वर्ड्स है वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कि अगला कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं क्या मतलब है। तो आप फर्स्ट देखिए, एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स हो रही हैं, दैट मींस बेनिफिशियल है, ये सरप्लस बनेगा, डिफिसिट नहीं बनेगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद उन्होंने पूछा रीजन, तो फिर आप रीजन में बताओगे बिकॉज रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, ऐसे आपने लिख देना। नेक्स्ट बी पार्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिक्सचर्स। फिक्सचर जब मुझे ये नहीं समझ आया कि कई चीजों के लिए हो सकते हैं, सामान में जो यूज होते हैं, विल बी रिकॉर्डेड इन, बट ये एक गुड है, चीज का नाम है, will be recorded in capital account of the BOP account। तो अगर ये गुड है, फिक्सचर मतलब जैसे चीजों को हम, मतलब जो मुझे समझ में आया, कोई चीजों को जोड़ने के लिए कोई चीजें जो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम गेटिंग, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, जैसे फेविकोल है या कोई और पार्ट्स हैं, कोई जो चीजों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो एक विजिबल गुड है, ठीक है। तो अगर विजिबल गुड है तो फिर क्या आएगा इसमें, स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? हाँ जी बताइए, एनीवन? कैपिटल अकाउंट में विजिबल गुड्स नहीं आती हैं, विजिबल गुड्स किस में आती हैं, करंट अकाउंट में आती हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब दिस लाइन इज रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट है। आप आगे रीजन लिखोगे, बिकॉज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिक्सचर दैट इज ए विजिबल गुड, दैट इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, और करके राइट द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, 4 में हाँ 3 में है ये, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। हाँ जी, अब कई बच्चे क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट राइटिंग डेफिनेशन ऑफ बीओपी, वो नहीं देना है, व्हाई टू वेस्ट टाइम, जो पूछा है बिल्कुल माइन्यूटली उसका आंसर करना है आपने, हेडिंग देना है कंपोनेंट्स। हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट? करंट अकाउंट। यस, वेरी राइट, करंट अकाउंट है, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर इन्होंने एक और दिया हुआ है ऑफिशियल, वो जो रिजर्व्स अकाउंट है जो बुक में भी दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि ये यू मे गिव इट, यू मे नॉट गिव इट, ठीक है, तो आपकी चॉइस है, वो आप मर्जी है आपकी, बट अदरवाइज जो मेन है हमारा, इतना आंसर परफेक्ट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये 3 मार्क्स का है ना, तो माय सजेशन इज कि करंट अकाउंट लिख के आप उसकी बड़ी ब्रीफ सी डेफिनेशन भी दे दो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली नेम, हार्डली 1-2 लाइनों में डिफाइन कि उसमें करंट अकाउंट में जो जो भी आता है डज नॉट अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी स्टेटस, और जो दूसरा है कैपिटल अकाउंट दैट अफेक्ट्स द एसेट लायबिलिटी स्टेटस, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में हो तो फिर आपने उसके कंपोनेंट्स के नाम भी दे देने हैं, करंट अकाउंट में क्या आता है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऐसे करके वो जो यूनिलेटरल ट्रांसफर, और कैपिटल अकाउंट में वो जो इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है, फॉरेन रिजर्व्स विद आरबीआई है, वो सारे जो भी कंपोनेंट्स है ना वो सारे उनके नाम भी दे देते। ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? ये तो बहुत इजी है, 4 मार्क्स में है, बताइए चारों। एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी, पहले वीडियो ऑन करो भी, मुझे देखे बिना ना मजा नहीं आता, फिर वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, नमन, मौली, आप भी वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ जी, बोलो बेटे। Aggregate supply refers to total volume of goods and services that all producers are planning to provide in the market at a given period of time at a given rate, market rate. Very right, perfectly right answer. All the suppliers, sellers, whatever producers, come suppliers, whatever they are planning to provide, जो भी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सबका एग्रीगेट इज कॉल्ड एज टोटल आउटपुट या टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दिस एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, अगर मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर ले। ठीक, अच्छा, अब ये 4 मार्क्स में है, तो ये तो होगी डेफिनेशन। फिर आपको आगे ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में वो 2 लाइनें सी लगा के आप लिख सकते हो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके। AS इज इक्वल टू C प्लस Consumption and S। saving. यस, पूरे वर्ड्स में लिख के फिर शॉर्ट फॉर्म में कर देना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, C प्लस S। अच्छा, अब वेरी ब्रीफली, कोई टेबल डायग्राम नहीं देना, वेरी ब्रीफली कंजम्पशन को डिफाइन कर देना और वेरी ब्रीफली सेविंग को डिफाइन कर देना। अगर ज्यादा ही मन हो, खुशी बहुत होती है जिसको आता होता है, वो कुछ लिखना चाहता है, तो टेबल अवॉइड करना, डायग्राम बना सकते हो। अगर स्पीड भी है, टाइम भी है, तो कंजम्पशन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सेविंग का डायग्राम, पर पहले बिफोर डायग्राम उसको डिफाइन कर लेना। ठीक है, ओके, 1 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, बस मतलब इतना ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 14th क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड कंजम्पशन शेड्यूल कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी। इसके लिए नाउ प्लीज मेक यूज ऑफ योर नोटबुक, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा आपको। I speak the values, you can note down. Income, 2 columns are to be made. First column income, 0, 100, 200, 300 and 400. ठीक है, 100 का गैप है, 0, 100, 200, 300, 400. Then second column consumption, 60, 60. उसके बाद है 110, 150, 150. उसके बाद है 180, 180. Last is 200. I repeat, consumption column 60, 110, 150, 150, 180, 180, लास्ट है 200। ठीक है, तो पहले तो आप रफ कॉलम, रफ साइड पे अपना देख लो कि नीटली क्या हमें कैसे कॉलम चाहिए। एक चाहिए हमें APC, एक चाहिए हमें MPC। तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले भी आपको बताया हुआ है, लास्ट ईयर भी, जो पूछा हुआ है ना उसको एक्सट्रीम एंड पे, राइट पे लेके आना है। ठीक है, उसके पहले उन 2 कॉलम्स को पाने के लिए जो हमें और चाहिए, जैसे यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन कॉलम चाहिए और चेंज इन इनकम कॉलम चाहिए, उनको पहले बना लो, मतलब बीच बीच में ना हो, फिर एग्जामिनर को मुश्किल होती है ढूंढने में। I'm done. डन बेटे, ठीक है, लेट अस गिव 1 मिनट टू अदर्स आल्सो, सभी बच्चे कर ले, अदर्स आल्सो बेटे, हरी अप। हाँ जी, मौली कर लिया बेटे, मौली, हरलीन, नमन। Yes, ma'am. ओके, हरलीन, नमन, हैव यू डन बेटे? चलो फिर, चलिए मौली आप स्टार्ट करिए, वैल्यूज ऑफ APC कॉलम। एक मिनट, लेट मी चेक आल्सो। हाँ जी बेटे,
APC कॉलम, मौली गुप्ता। Molly, please keep audio as well as video on. नहीं, okay. Divanshi, then in that case, you please tell. Ma'am, 1.1, 0.75, 0.6, 0.5. Yes. एक मिनट, यहाँ पर फर्स्ट भी एक दिया ना, जीरो लेवल भी दिया हुआ है, उसके आगे नील का साइन कर देना। APC के लिए नील का साइन कर देना, नील। उसके बाद आ जाएगा आई थिंक 1.1, 0.75, 0.60 या ओनली 6, फिर लास्ट है 0.5। वेरी राइट। चलिए, और MPC भी बता दीजिए। 0.5, 0.4, 0.3, 0.2. यस, और फर्स्ट पे डैश का साइन, नील का साइन, क्योंकि अगर हमें जीरो ना दिया होता फिर तो कोई बात नहीं। अब जीरो दिया है और उसके आगे कंजम्पशन भी दे दिया हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट वी आर अनेबल टू डिटरमिन द वैल्यू प्रॉपर्ली, तो डैश का नील का साइन कर देना। बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। सेकंड वैल्यू होगी 0.5, 0.4, 0.3, 0.2। वेरी राइट। चलिए नेक्स्ट, अब इसके साथ ही और करके दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज आपने ख्याल में रखनी है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो और साथ में ऑप्शन दिया हो, चॉइस हो बोर्ड में, तो कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमें लगता है न्यूमेरिकल तो हम कर ही लेंगे, ये तो आराम से हो ही जाएगा, बट जब हम कर लेते हैं तो कई कई बार वो गलत भी हो जाता है, तो मार्क्स कटते हैं। तो आप पहले कोशिश करनी है कि रफ कमिंग मार्जिन पे अपना करके देखो। अगर आपका 100% यू आर श्योर कि हाँ दिस आंसर इज ओके फाइन, आप श्योर हो कि हाँ ठीक है, फिर तो आप न्यूमेरिकल अटेंड करो। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है, मतलब एक होता है ना इंटरनली फीलिंग होती भी नहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, फिर इन दैट केस बेटर है कि आप थ्योरी वाला क्वेश्चन करो। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो दोनों में से जो बेस्ट आपको आता हो वो क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट दिया हुआ है, अब ये भी इक्वली इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली टू इशू नोट्स, इलेबोरेट द स्टेटमेंट। मतलब हमें इशूइंग ऑफ करेंसी फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है 4 मार्क्स में, तो आई होप ये तो पेपर में भी एक दो बार आ गया हुआ है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स बना देंगे कि सेंट्रल बैंक हैज monopoly because it leads to uniformity, flexibility, control over the money supply, easy for the RBI to change the level of money supply, जो भी है वो 4 पॉइंट्स आपने बना देंगे। वेरी राइट। ओके, नेक्स्ट है 15th। अब ये 15th क्वेश्चन आप रीड करिए जरा। ये पहले दिया हुआ है एक इकोनॉमिक टाइम्स में कोई रिपोर्ट का दिया हुआ छोटा सा पैरा। एग्रीकल्चर इज लाइक ए सेफ्टी नेट, Siraj Chaudhary, Managing Director and Chief Executive Officer of National Collateral Management Services Limited, said about the sector that accounts for about 15% of the economy. There is a large percentage of people who are dependent on agriculture, and what it does is essentially take care of food for the population. Agriculture will help you to draw the match rather than win the match. This is the statement given by a person. किसी का नाम देके दिया हुआ है और पूछा है कि डेट नहीं वर्ड आना चाहिए था, सीधा ही आना चाहिए था। डिस्कस एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन एंड में बस यही है कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के कोई 2 पॉइंट्स आर टू बी टू, और उसके पहले इतनी लंबी सी लाइन दे दी, तो कई बार हमें लगता है पता नहीं उसकी रेफरेंस में बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर तो लिखा होता है कि डिस्कस एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज पर द स्टेटमेंट गिवन अबव, एज पर द स्टेटमेंट गिवन अबव, फिर क्या करना है उस केस में, स्टेटमेंट को लाइट में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपने कोई 2 पॉइंट पिक कर लेने हैं, ठीक। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, सीधा ही कहा है डिस्कस एनी 2 पॉइंट, तो आप कोई 2 पॉइंट्स दे सकते हो। एक तो यहाँ से हिंट आपको मिल रहा है, एग्रीकल्चर हमें क्या देता है। Development of industrial sector, generation of export surplus. यस, वो भी देता है, वो तो है ही है। एक जो सबसे पहले है, ये देखो एक बीच में हिंट भी आ गया, टेक केयर ऑफ फूड फॉर द पॉपुलेशन। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का मेन काम है प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री, तो प्रोवाइड्स फूड टू द गिवन पॉपुलेशन। नंबर 2 पे जो आपने बताया इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फिर एक और दे सकते हो, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल, चाहे डिस्गाइज्ड ही है, जैसी भी है, सीजनल है, फिर भी मेनी पीपल आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स यू कैन गिव। ठीक है जी, आज तो मैंने सिर्फ ये 2 पेज ही भेजे थे आपको। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा है, अगला पेज क्या है, ठीक है। मतलब ये मैंने क्लास में नहीं भेजा हुआ, बट यहाँ पर मेरे पास मैंने
यहाँ रखा हुआ था। चलिए 16th क्वेश्चन। Sorry to interrupt you, ma'am. हाँ जी मैम। हाँ जी, ma'am, I have to host the another meeting, Vijay Susas meeting at Time हो गया? 9:50. टाइम हो गया हुआ? 9:52. It's ओहो, 9:52. अच्छा वो एक्चुअली लेट शुरू हुआ ना। ठीक है मैम, यू हाँ कैन जी, that's right. एंड द मीटिंग। Okay, I'm going to make you the host, ma'am. हाँ जी हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं बेटे, नाउ वी एंड द मीटिंग, क्योंकि मेरी भी आगे क्लास है। वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग्स टुमारो। So should I end the meeting? आप कर दो मैम, मैंने भी खत्म ही करनी है, मेरा भी आगे पीरियड है, मेरे ध्यान में ठीक है, मैं end करने लगी हूँ। टाइम। End करने लगी हूँ। हाँ जी ठीक है, Okay. थैंक यू।